के समय के बारे में लोगों में बहुत मतभेद है। जैसे हमने बात की थी कि प्लेटो और अरस्तु ईसा से भी तीसरी 3-4 सदी पहले, शताब्दी पहले उनका अस्तित्व माना जाता है। लॉन्जाइनस के बारे में बहुत सालों तक, ये बहुत सालों मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता रहा कि लॉन्जाइनस जो है वो तीसरी शताब्दी के पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। लेकिन 1900 के लगभग एक रिसर्च आई और उसमें पता चला कि, या कहा गया कि लॉन्जाइनस जिनके बारे में चर्चा की जाती है और उनकी ये उद्दात की अवधारणा बताई जाती है, वो वास्तव में तीसरी शताब्दी के नहीं है, ईसा की तीसरी सदी के नहीं हैं, बल्कि वो पहली सदी के हैं। यानी कि अ, लगभग प्लेटो और अरस्तु के 400 300 400 साल के बाद अ, ये लॉन्जाइनस हुए। इनका नाम आपको कहीं कहीं किताबों में लॉन्गिनुस भी मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में लॉन्जाइनस LONGINUS ऐसे करके नाम होता है। इसलिए कुछ लोग उसको लॉन्जाइनस पढ़ते हैं और कुछ लोग उसको लॉन्गिनुस पढ़ते हैं। तो दोनों एक ही हैं। इसको मन में भ्रमित मत हो जाइएगा कि ये कौन दो अलग अलग रचनाकारों की या काव्य शास्त्रियों की बात हो रही है। ये दोनों एक ही हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्त की अवधारणा दी, और ये उस जो लॉन्जाइनस हैं, ये वास्तव में एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र को उदात्त की अवधारणा के संदर्भ में, और उसमें बताते हैं कि मुझसे पहले का एक अ, काव्यशास्त्री, कैकेलियस नाम का एक काव्यशास्त्री उदात्त पर पहले कुछ विशेषताएं लिखकर गया है, लेकिन मेरे विचार उससे थोड़े से अलग है। अ, वो ये कहते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखता है, और ये पत्र की शैली में लिखा हुआ एक बड़ा निबंध है, ऑन द सबलाइम, यानी उदात्त के बारे में। ये एक बड़ा लंबा निबंध, जिसके छोटे छोटे ही सही लेकिन 44 चैप्टर माने जाते हैं, 44 हिस्से माने जाते हैं, और इसमें उसने उदात्त की अवधारणा की पूरी विस्तार से व्याख्या की है। और कैकुलिस ने लॉन्जाइनस से पहले जो उदात्त के संदर्भ में बताया था, उसका खंडन करते हुए या उससे मत भिन्नता व्यक्त करते हुए उदात्त के बारे में लिखा है। अब ये उदात्त शब्द तो हम हिंदी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में उसने क्या कहा, उसने उदात्त की जगह उसने सबलाइम शब्द का इस्तेमाल किया। उसके जो ये जो निबंध है, अ, उसका नाम है पेरियप्सिस। पेरियप्सिस का मतलब ही है उदात्त के बारे में, अबाउट द सबलाइम और ऑन द सबलाइम। सबलाइम, SUBLIME, सबलाइम या सब्लिमेशन, ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं इस उदात्त के लिए। और इसके लिए ग्रीक जो शब्दावली है वो है पेरियुप्सिस। पेरियुप्सिस का अर्थ ही है अबाउट द सबलाइम और ऑन द सबलाइम, और हिंदी में इसको उदात्त की अवधारणा या उदात्त के बारे में नाम दिया गया। ये लॉन्जाइनस कोई बहुत बड़े काव्यशास्त्री, गुरु, कोई एक फिलोसोफर या इस रूप में कोई प्रचलित नहीं थे, न इनके बारे में कोई और ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। बस ये एक निबंध मिला 1600 के ईस्वी के आसपास, 1554 ईस्वी लोग कहते हैं, 16वीं शताब्दी में ये एक निबंध मिला, और उस निबंध के लेखक की खोज के रूप में लॉन्जाइनस का नाम हमारे सामने आया। तो ये लॉन्जाइनस ने उदात्त की अवधारणा दी, और उदात्त को उन्होंने एक
काव्य की विशेषता के रूप में या काव्य के प्रकार के रूप में और काव्य के उत्कृष्टतम गुण के रूप में व्याख्यायित किया है इस पूरे निबंध में। तो उदात्त शब्द का अर्थ आप में से कोई बता सकता है कि उदात्त किसे कहते हैं? हिंदी में उदात्त शब्द तो बहुत प्रचलित है। मैम, ग्रंथ। जी। मैम उदात्त मतलब कि क्षमाशील, धैर्यशील, चरित्रवान, गुणवान इत्यादि से बोध होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भी व्यक्ति जीवन में जो कुछ उत्कृष्टतम मूल्य हमने सीखे हैं उन सब से भरपूर होगा, उसे हम उदात्त व्यक्तित्व कहते हैं। यही है ना? जो कुछ भी उत्कृष्टतम गुण किसी व्यक्ति के माने जाते हैं अगर किसी में पाए जाएं तो हम उसे उदात्त कह देते हैं। आपने भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ा होगा कि महाकाव्य का नायक या प्रबंध काव्य का नायक, उसके नायक की जो विशेषताएं बताई गई उसमें धीरोदात्तता भी एक गुण है। धीर हो और उदात्त। धीर का मतलब धैर्यवान और उदात्त का मतलब बहुत सारे गुणों से उदात्त मिलकर एक शब्द बना है, जिसमें विचार भी उच्च हों, जिसके काम भी ऊंचे हों, उच्च कोटि के हों, जिसके अंदर बहुत सारी करुणा दया सबके लिए हो, दिल बहुत विशाल विशाल जिसका हो, जिसका व्यक्तित्व जो है और वैचारिक सोच सभी विशुद्ध हो, बहुत विस्तृत और बड़े, उस व्यक्ति को उदात्त कहा जाता है, उदात्त व्यक्तित्व का मालिक कहा जाता है। ये तो आप सभी लोग समझते हैं। हमारे यहाँ उदार जो कहा जाता है, जो दूसरों के लिए बहुत ही क्षमाशील, आपने ठीक कहा, और दूसरों के लिए बहुत ही खुला दिल रखने वाला व्यक्ति होता है, उसे उदार कहते हैं। अब उसमें उदात्त जो त जो जुड़ जाता है अंत में, उससे उसकी उसका उसका महत्व, उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक महानता का तत्व उसके अंदर समाहित हो जाता है उसके साथ ही। तो ये महानता के अर्थ में या सभी उच्च कोटि के गुणों के एक ग्रहणशील व्यक्तित्व या धीर व्यक्तित्व के रूप में उदात्त व्यक्तित्वों की बात की जाती है। अब लोगों को हम उदात्त कहते हैं, या कामों को हम उदात्त कहते हैं, लेकिन रचना को हम उदात्त कहें, हमने ऐसा, ये बहुत उदात्त रचना है, हमने ऐसा कम सुना है। तो लॉन्जाइनस ने काव्य रचना को उदात्त का नाम दिया और उस गुण को भी उदात्त का नाम दिया जो उस रचना को पढ़ने के बाद पाठक के मन में पैदा होती है, और उस उस प्रभाव को भी उदात्त का नाम दिया जिसके कारण कोई बड़ा रचनाकार बड़ी रचना करने में समर्थ होता है। ये समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। ये बात समझ में आई? उदात्त शब्द का इस्तेमाल अभी तक हम व्यक्तित्वों के संदर्भ में या व्यक्तियों के गुणों के संदर्भ में करते आए हैं, लेकिन ये जो सबलाइम, जिसका अनुवाद उदात्त हिंदी में किया जाता है, इस सबलाइम या पेरियप्सिस के बारे में लॉन्जाइनस ने बताया कि वो ऐसे गुणों को ढूंढना चाहता है, ऐसे गुणों की के बारे में बताना चाहता है, या ऐसे गुणों का शोध करना चाहता है जिसके कारण कोई बड़ा रचनाकार बड़ी रचना करने में, महान रचना करने में समर्थ हुआ। तो इस उदात्तता का अर्थ उसने जो लगाया वो ये वाणी का या साहित्य का ऐसा वैशिष्ट्य या विशेषता जिससे कोई भी रचना सार्वभौमिक आनंद देने में समर्थ हो जाती है। सार्वभौमिक मतलब कोई रचना पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी देश काल का हो, उसको वो रचना प्रभावित करे, उसकी आत्मा का विस्तार करे, उसको उपयोगी लगे, उसके अंदर औदात्य आ जाए, पढ़कर उसके अंदर विशालता हृदय में आ जाए, वो आनंदित हो जाए, उसकी आत्मा विशद हो जाए, उसको आत्मिक आनंद प्राप्त हो। ऐसी कोई रचना जब लिखी जाती है तो उसके अंदर उदात्त
का गुण माना जाता है, या उस रचना को ही सबलाइन या उदात्त कहा जाता है, या उस रचनाकार को जो ऐसी रचना करने में समर्थ हो उसके अंदर उदात्तता का प्रवेश है, ऐसा माना जाता है। तो लॉन्जाइनस ने सबसे पहले अपना जो निबंध है पेरिप्सिस, उसके आरंभ में ही अपना प्रयोजन स्पष्ट कर दिया, अपना उद्देश्य बता दिया कि वो क्या कहना चाहता है। उसने ये कहा कि वो ऐसी मूलभूत उत्कृष्टता की ओर संकेत करना चाहता है जिसके कारण महान कवि, बड़े कवि बहुत ज्यादा यश के भागी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, और वो उनकी रचनाएं हर देश काल में सार्वभौमिक आनंद देने में समर्थ होती हैं। ये उसने कहा। ये बात आपको समझ में आई? लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इस बात को, कि लॉन्जाइनस ने सबसे पहले पेरिप्सिस में, ये मैं आपको भेजूंगी भी मटेरियल, चाहे तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, जो यहाँ करना चाहते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। लॉन्जाइनस ने कहा कि मैं ऐसी मूलभूत उत्कृष्टता की ओर या गुण की ओर या विशिष्टता की ओर संकेत करना चाहता हूं जिसके कारण महान कवि और लेखक महान साबित होते हैं, महान यश के अधिकारी बनते हैं। और ये कहते हुए उसने सबसे पहले अपनी भूमिका, पेरिप्सिस की भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया कि मुझसे पहले और लोगों ने भी उदात्त की चर्चा की है, उदात्त की चर्चा की है, लेकिन जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मुझसे पहले कैकेलियस नाम के एक लेखक ने, कैकिलियस नाम के लेखक ने उदात्त पर लिखा है, लेकिन उसने जो लिखा है वो केवल भाषा की उदात्तता के संदर्भ में है, यानी कि एक अच्छी रचना में जो भाषा इस्तेमाल होती है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो उदात्त नजर आती है। तो वहां पर उन्होंने संकेत किया कि कैकिलियस ने भाषा की विशिष्टताओं को बताते हुए उदात्त का जिक्र किया है मुझसे पहले, लेकिन उस सबलाइन में या उस उदात्त में केवल भाषा के अलंकार शास्त्रीय विवेचन ही शामिल है, यानी कि ऐसे अलंकारों का, ऐसे काव्य गुणों का, ऐसे वाक्यों का, ऐसे वक्तृताओं का उल्लेख है कैकेलियस के विवेचन में जिससे भाषा अच्छी बन सकती है। और उसने, कैकेलियस ने केवल उदात्त के तत्व को भाषा से संबंधित करके ही छोड़ दिया। इसमें लॉन्जाइनस कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये उदात्तता जो है ये केवल भाषा का गुण नहीं है। भाषा, उदात्तता केवल भाषा का गुण नहीं है, भाषा की विशेषता नहीं है। ये चमत्कार पैदा करने वाली जो प्रवृत्ति आजकल हमारे युग में है, जिससे भाषा का चमत्कार पैदा करके रचना को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश की जाती है, उसे मैं गलत समझता हूं। और मैं ये मानता हूं कि केवल भाषा में आडंबरपूर्ण शब्दों के इस्तेमाल से, अलंकारों के इस्तेमाल से कोई भी रचना उत्कृष्ट बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि भाषा केवल किसी भी रचना की उदात्तता का कारण या उसके सबलाइन का कारण नहीं हो सकती है। इसलिए लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो आधार भूमि या पृष्ठभूमि ग्रहण की, या जो कारण बताया, वो यह बताया कि उनके युग में भाषा के आडंबर को या भाषा की अ, अलंकार प्रियता को या भाषा में जो चमत्कार शब्दों का पैदा किया जाता है, वही केवल उत्कृष्ट रचना का के लक्षण माने जाते हैं या तत्व माने जाते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने समय की इस भाषा प्रियता से या भाषा डंबर से, या जो
भावों की उत्कृष्टता की अनदेखी थी, उससे बहुत क्षुब्ध थे और उसके खिलाफ वो अपनी बात कहना चाहते थे। और उन्होंने एक तरह से भाषा के अतिरिक्त भाव में भी उदात्त तत्व की प्रस्तावना की, और उसके माध्यम से जो औचित्य होता है भाव का, या भाव की जो उपयोगिता होती है एक रचना के लिए, उसको स्थापित करने की कोशिश की। और लेंजाइनस एक दो जगह अपने निबंध में कहते भी हैं कि मैं इस दृष्टि से प्लेटो की नैतिकतावादी दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि रचना में उपयोगिता का होना, भावनाओं की उत्कृष्टता का होना, और ऐसे विषयों का होना बहुत जरूरी है जिससे पढ़ने वाले का संस्कार हो, पढ़ने वाले के मन में अच्छे भाव आए, और वो अच्छा एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बन सके। तो इस दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती प्लेटो और अरस्तु का जो विचार था रचना के संदर्भ में, या समाज के लिए उपयोगिता के संदर्भ में, उसको उन्होंने भी प्रकाशित किया और ये बताने की कोशिश की कि एक अच्छा रचनाकार लोकप्रिय तभी होता है, वो उत्कृष्ट तभी साबित होता है जब उसकी रचना में वो महात्म्य या वो उदात्तता होती है जिससे वो पढ़ने वालों के हृदय पर भी प्रभाव छोड़ सकता है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई आप सभी को? यस यस मैम। मैम। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। उदात्त के अर्थ क्या क्या बताए लॉन्जाइनस ने? उन्होंने उदात्त के संदर्भ में जो भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया कि उदात्त वाणी का वैशिष्ट्य तो है ही। ये शब्द कुछ जो मैं बता रही हूँ विशेषता के रूप में या उदात्त के अर्थ के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उन्होंने उदात्त की व्याख्या करते हुए उसे वाणी का वैशिष्ट्य तो कहा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे सार्वभौमिक आनंद का नाम भी दिया। उसे उन्होंने आत्मा के विस्तार का नाम भी दिया। उन्होंने उदात्त के संबंध में यह भी कहा कि उदात्त महान आत्माओं का प्रतिबिंब होता है। रचनाकार अगर उसके हृदय में उदात्त तत्व है तो वो उदात्त तत्व रचना में आएगा, और वो फिर पाठक तक, दर्शक तक या श्रोता तक संप्रेषित होगा या ट्रांसफर होगा। महान आत्माओं का प्रतिबिंब है ये उदात्तता। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये उदात्तता जो है एक प्रतिभावान व्यक्ति के अंदर विशिष्ट सृजनात्मक क्षणों में बिजली की एक कौंध की तरह प्रकट होती है। यानी कि कोई लोकप्रिय या महान कवि है, उसकी सभी रचनाएं महान हो जाएंगी ये जरूरी नहीं। जब वो रचनाकार अपनी रचना को करते हुए किसी विशिष्ट क्षण में अपनी सृजनात्मकता के चरम पर पहुंच जाता है, तो जैसे बादलों के बीच से बिजली कौंधती है, ठीक वैसे ही उसकी प्रतिभा या उसकी कला या उसकी रचनात्मकता उसके हृदय की उदात्तता को रचना में रूपांतरित कर देती है। मतलब एक अच्छा रचनाकार विशिष्ट क्षणों में, सृजनात्मकता के विशिष्ट क्षणों में ही एक रचना करने में समर्थ होता है। अब आपको ये जो बात मैंने कही, इससे आपको याद आया होगा कि प्लेटो ने भी ये वाली बात कही थी कि वो किसी दैवी शक्ति के प्रभाव में, दैवी शक्तियों के प्रभाव में, किसी अदृश्य शक्तियों के प्रभाव में कोई रचनाकार रचना करने में समर्थ होता है। याद आया आप सभी को? यस मैम। तो इसी तरह यस से मैम।
हाँ, लॉन्जाइनस भी प्रतिभा के उद्रेक का, प्रतिभा की जागृति का या रचनात्मकता के उदय के विशिष्ट क्षण की बात करते हुए ये संकेत करता है कि एक अच्छे रचनाकार में रचना करने की प्रतिभा तभी जागृत होती है जब उसकी सृजनात्मकता का चरम आता है और वो वास्तव में अपने आप ही बिजली की कौंध की तरह चमकता है, और फिर वो दातता का क्षण या सृजनात्मकता का क्षण जो है वो लुप्त हो जाता है, और उस समय उसके प्रभाव में रचनाकार एक अच्छी रचना करने में समर्थ होता है। ये कहते हुए भी पेरिप्सिस के रचनाकार लॉन्जाइनस ने एक अच्छी रचना के कुछ गुण बताए और कहा कि एक उदात्त या अच्छी रचना में ये गुण होने चाहिए। कुछ एक गुणों का उन्होंने जिक्र किया, वो मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन ये गुण बताने के बाद भी उन्होंने ये माना कि उदात्त रचना किसी खास रचनात्मक क्षण में बिजली की कौंध की तरह प्रकट होती है, और रचनाकार की प्रतिभा या उसकी कला अगर मंझी हुई होती है, अगर उसको उदात्त के सभी तत्वों का पहले से ज्ञान होता है, तो वो दोनों के मेल से उस सृजनात्मकता के चरम क्षण के और उसके रचनात्मक गुणों या उसके कौशलों के साथ दोनों के मेल से रचना उत्कृष्ट बन पड़ती है। यानी कि उसकी जो अम, उसका जो अभ्यास है रचनाकार का, या जो उसका अध्ययन है अच्छे गुणों का, वो भी उसे काम देता है, वो भी काम आता है। और उसके अंदर जो प्रतिभा की कौंध अचानक से विशिष्ट क्षणों में उपजती है, वो भी रचना की उत्कृष्टता का कारण बनती है। तो दोनों से मिलाकर एक उदात्त रचना का निर्माण होता है। अब आपको ये सुनते हुए आप भारतीय काव्य शास्त्र के भी कुछ बातें याद कर लीजिए कि प्रतिभा के बारे में जब हमने बात की थी कि कोई भी रचना, अच्छी रचना कैसे बनती है, तो हम तीन उसके तत्व हमने बताए थे। कैसे बनती है, उसका हेतु क्या होता है, काव्य का हेतु क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शाबाश। तो हेतु है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा तो लगभग वैसी ही प्रतिभा है कि उसके अंदर कोई गुण है रचना करने का, रचनात्मकता है अगर कवि के अंदर, तो वो रचना कर पाता है। लॉन्जाइनस भी उस प्रतिभा की बात करते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ है अध्ययन। अध्ययन मतलब हमसे पहले जो रचनाकार या आलोचक रचना के जो गुण बता के चले गए, उनका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, उसकी शिक्षा प्राप्त की है, और आप उसमें पढ़ने के बाद ही कुछ नया दे पाएंगे। इसीलिए व्युत्पत्ति कहा, जो पहले से है उसमें से उत्पन्न होता है, इसीलिए व्युत्पत्ति। और तीसरा अभ्यास है। अभ्यास यानी आपने रचना के बारे में सभी गुण क्या होते हैं ये सीख लिए, आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छी रचना आपसे नहीं बन पड़ेगी। तो यहाँ और फिर प्रतिभा में भी दो तरह की प्रतिभाएं काव्य शास्त्रियों ने, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी बताई हैं। कौन कौन सी प्रतिभा बताई है, किसी को याद है? सहजा, आहार्य। हाँ, सहजा और आहार्य, वेरी गुड। और सहजा और आहार्य को कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा भी कहा है कुछ लोगों ने। सहजा जो जन्म से नैसर्गिक रूप से होती है किसी व्यक्ति के अंदर, और आहार्य जो अर्जित की जाती है अध्ययन के माध्यम से। तो ये लॉन्जाइनस ने भी जो गुण बताए उदात्त के, उसमें उन्होंने एक गुण कॉमन बताया, सामान्य बताया, सबके अंदर वो होना चाहिए अच्छे रचनाकार के, उदात्त रचनाकार के अंदर या उदात्त रचना के अंदर, कि वो अम, किसी एक विशिष्ट क्षण में प्रतिभा के सभी गुणों के साथ संवलित होकर एक बिजली की कौंध की तरह प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। ये एक नैसर्गिक प्रतिभा और
उसके साथ ही कुछ दैवी शक्तियों के आशीर्वाद के माध्यम से संभव होता है। ये बात उन्होंने कही सहजा के संदर्भ में, जिसमें प्रकृति का भी योगदान होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये कुछ गुण मैं उद्दात के बता दे रहा हूं, एक अच्छी रचना में ये गुण होने चाहिए, ये सभी रचनाकार जान लें, पढ़ लें, और ये भावित्री प्रतिभा के साथ या सहजा प्रतिभा के साथ या बिजली की उस कौंध जैसी नैसर्गिक प्राकृतिक शक्ति के उदय के साथ इन गुणों को भी अगर कोई अर्जित कर लेगा, कोई रचनाकार, तो वो एक अच्छी उदात्त रचना दे सकता है। एक तो ये कवि के संदर्भ में उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि पाठक या दर्शक के संदर्भ में मैं बात कहना चाहता हूं कि जब कोई पाठक या दर्शक या श्रोता उस रचना को पढ़ता है, देखता है, तो वो बिजली की कौंध वाला प्रभाव उस पर भी पड़ता है। यानी कि आपको कब संवेदित कर दे जाती है कोई रचना, कब आपके हृदय को विशद और उदात्त बना जाती है ये कोई रचना, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो गुण रचना के भीतर समाहित होता है और वो सहज ही प्रभावित कर जाता है पाठक को, दर्शक को या श्रोता को। और इसलिए उन्होंने ये दो तरह से बात को कहकर कि कवि कैसे रचना कर पाता है उदात्त के गुण के माध्यम से, और कोई पाठक किसी भी रचना से कैसे प्रभावित हो पाता है, इन दोनों के कारण रूप में उन्होंने उदात्त को रखा। और जो रचना कवि की ऐसी प्रतिभा से उत्पन्न होती है और जो पाठक को इस तरह से प्रभावित कर पाती है, दोनों तरह के गुणों को रखने वाली रचना को भी उन्होंने उदात्त कह दिया। ये समझ पाए सभी? इतनी बात समझ में आई कि उन्होंने रचनाकार के अंदर भी उदात्तता के लक्षण बताए, वो कब रचना कर पाता है उदात्त, और पाठक के अंदर भी उदात्त कैसे प्रकट होता है उस रचना के माध्यम से, ये बताया। और साथ ही उस रचना को भी उदात्त बताया जो इन गुणों को ग्रहण करने में समर्थ हो, जिसके अंदर ये सभी लक्षण पाए जाएं। ये समझ में आई आप लोगों को बात? मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम, बीच बीच में। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सभी लोगों को ब्रेक होती हुई आवाज ही सुनाई दे रही है, या कुछ लोग सुन भी पाए? नीरज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है? मैम सुनाई दे रहा है क्लियर। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबने सुना और किसी को कोई परेशानी नहीं है, ऐसा मैं मानकर आगे चलती हूँ। अब ये बातें कहते हुए उन्होंने जो प्लेटो ने जो तत्व बताया था रचना के लिए महत्वपूर्ण, कि रचना के अंदर नैतिक प्रभाव होना चाहिए, नैतिकता का उदय करने वाली रचना होनी चाहिए। और अरस्तु ने जो एक विरेचन जैसे प्रभाव की बात की थी रचना में, अ, इन दोनों को मिलाकर या इन दोनों के साथ ही लॉन्जाइनस रचना का उद्देश्य या प्रयोजन ये भी बताता है कि केवल आनंद ही नहीं, आनंद से भी ऊपर एक, या मनोरंजन से भी ऊपर एक दशा है उदात्तता की, जिसमें मनुष्य जो है सभी तरह के भावों से विमुक्त होकर अपने विशाल हृदय की विशाल हृदय के तल पर पहुंच जाता है। ऐसी रचना का प्रभाव जो है वो उदात्त होता है और वो रचना भी उदात्त कहलाती है। तो उन्होंने जो प्लेटो ने शिक्षा, नैतिक शिक्षा उद्देश्य बताया था रचना का,
और अरस्तु ने जो आनंद का उद्देश्य बताया था रचना का, कि उससे उसको एक खास किस्म का आनंद पैदा होता है जिससे उसकी आत्मा पाठक की शुद्ध हो जाती है। और ये दोनों उद्देश्यों या प्रयोजनों को स्वीकार करते हुए साथ ही इस प्रयोजन का भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि एक अच्छी रचना या एक श्रेष्ठ काव्य वह होता है जिससे पाठक अपनी निजता का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का, अपने निज व्यक्तित्व का या अपने निजी स्वार्थ या अपने होने की भावना का भी अतिक्रमण कर जाता है और अपने निजत्व से, अपने आप से ऊपर उठ जाता है और उदात्त की स्थिति में पहुंच जाता है। और इस स्थिति को उन्होंने आनंद की स्थिति से भी ऊपर माना। जो अरस्तु ने आनंद की स्थिति बताई थी रचना के अंदर, इस स्थिति से भी लॉन्जाइनस ने अपने आ, अपने निबंध में ऊपर ले जाने वाली रचना को उदात्त कहा। उन्होंने लिखा, लिफ्टिंग द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ। इसका प्रयोजन है, इसका लक्ष्य है रचना का, उदात्त रचना का, सबलाइम का उद्देश्य है कि जो रीडर है, जो पाठक है, उसको अपने निजत्व से, अपने आप से, अपने अस्तित्व के भान से, आभास से ऊपर ले जाना। तो एक तरह से एक दर्शन जैसी बात भी उन्होंने अपनी रचना के गुण के रूप में कह दी। और उदात्तता के विषय में उन्होंने कहा, पहले जो कहा कि वो ऐसी गुणों की ओर, काव्य के ऐसे गुणों की ओर संकेत करना चाहता है जो महान कवि या इतिहासकारों को अपने जीवन में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। और ऐसी महानता की ओर उसने कहा कि मैं संकेत करना चाहता हूं जो एक वक्ता या एक रचनाकार के गुणों को उद्घाटित करने में ठीक वैसे ही समर्थ होती है जैसे किसी एक क्षण में बादलों में कौंधने वाली बिजली अपने अस्तित्व का भान देती है। ऐसे ही चमत्कृत कर देती है उसकी प्रतिभा पाठक को या दर्शक को। आप ऐसा कई बार अनुभव करते होंगे कि कोई फिल्म देखते हुए वो फिल्म आपको इतनी अधिक प्रभावित कर जाती है, आपके हृदय को इतना उदात्त बना देती है, आपको इतना अधिक अपनी उच्चता का बोध करा देती है कि आप बेहतर से बेहतर फिल्मों में भी कुछ एक फिल्मों को उत्कृष्ट मानने लगते हैं। ये ऐसी ही किसी बात की ओर जिक्र कर रहा है लॉन्जाइनस, और वो कहता है कि उचित क्षण में उदात्त की एक कौंध समस्त वस्तु को छिन्न भिन्न करती हुई, वस्तु यानी कि कथानक, कथ्य को छिन्न भिन्न करती हुई वक्ता की संपूर्ण शक्तियों को एक बार में ही उद्घाटित कर देती है। यानी कि वक्ता के अंदर क्या प्रतिभा है, क्या चमत्कार है, ये उसकी बात में से कभी अचानक से प्रकट हो जाता है और आप उसको बाकी वक्ताओं से या बाकी रचनाकारों से बेहतर मानने लगते हैं। ये उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी हो सकता है, ये उसकी वाणी का प्रभाव भी हो सकता है, वो उसके कथ्य का, जो वो कह रहा है, उसके विषय का प्रभाव भी हो सकता है। और उसने कहा कि कुल मिलाकर ये इन सभी के अंदर का प्रभाव है जो मिला जुलाकर जुलाकर उस रचना को बेहतर बनाते हैं या उस कलाकार को या रचनाकार को बाकियों से बेहतर साबित कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये चमत्कार पैदा करने वाली जो विशिष्टता है या विशेषता है या जिसे उन्होंने उदात्तता कहा, वो किसी एक तत्व में नहीं होती। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी भाषा बहुत अच्छी है इसलिए वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। उसने कहा कि ये गुण केवल भाषा में ही हो ऐसा नहीं माना जा सकता। जो व्यक्तित्व समाज को प्रभावित करते हैं, उनके बातों में, उनके भाषा में भी ये गुण होता है। और जो भाव या विचार वो प्रस्तुत करने वाले हैं या करते हैं, उनके अंदर भी ये विशिष्टता होती है। और उसने कहा कि ये
सभी तत्व जो एक रचना को उत्कृष्ट बनाते हैं, उनके संवेद प्रभाव के रूप में उदात्त के प्रभाव को समझा जा सकता है। और उसको उन्होंने एक आवयविक एकता कहा। जो भी तत्व होते हैं किसी रचना में, वो एक विशिष्ट आवयविक ऑर्गेनिक यूनिटी में प्रस्तुत किए जाते हैं, तभी वो ऐसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो बिजली की कौंध जैसा चमत्कृत करने वाला हो। और ये कहते हुए उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दिया कि किसी रचना के सृजनात्मक कौशल, समुचित वस्तु योजना, वस्तु विन्यास दो एक युक्तियों से उद्भासित नहीं होते, बल्कि वे किसी रचना की पूरी बनावट के बीच से क्रमशः उभरते हैं। और ये कहते हुए उसने उदात्त के सभी तत्वों को संवेद रूप से उत्तरदायी माना उदात्त की सृजन के लिए। और उसने इन तत्वों की फिर चर्चा कर दी। वो तत्व क्या है, इस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है। आज जो मैंने आप लोगों से बात की वो सभी को समझ में आई? यस मैम। सभी समझ पाए? एक दो लोग और भी बताइए। यस मैम। ठीक है जी, शाबाश। तो कल हम उदात्त पर फिर से थोड़ी सी बात करते हुए उदात्त के तत्वों की ओर जाएंगे। अटेंडेंस कौन ले रहा है? श्वेता आपने ले ली? मैम एक्चुअली मैं ले रही हूँ, आज श्वेता एब्सेंट है। मैम ठीक मैंने है। ले ली तुमने? मैंने अच्छा तुमने ले ली? ओके ओके। हाँ ले ठीक है। ली, कोई बात नहीं, अगर तो तुमने भी ले ली तो अच्छी बात है। ठीक है। तो मैम मटेरियल, हाँ बोलिए। मैम मटेरियल भेज दीजिए। हाँ, मटेरियल आज पक्का भेजूंगी, कल दिमाग से निकल गया था, आज भेज दूंगी। और श्वेता, आप अभी तक की जितनी भी अटेंडेंस है वो एक्सेल शीट में तैयार करके मुझे भेज दीजिएगा। जी मैम। ठीक है, ताकि फिर आगे सिर्फ वीकली अटेंडेंस आपको भेजनी पड़े। यस ठीक मैम, है। यस। आज आज 6 तारीख हो गई है, जब से हमारी क्लास शुरू हुई है तब से लेकर 6 तारीख तक। ठीक है। यस मैम। ठीक है जी, धन्यवाद। अब लीव करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।